नमस्कार। रेला के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हाल ही में महिला पर्यवेक्षक के 440 पद जारी किए गए हैं। इन 440 पदों पर सीजी व्यापम के द्वारा अभी एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी है। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, सुनहरा अवसर है उन सभी छात्राओं के लिए जो सरकारी नौकरी की सपना देख रहे हैं, जो सरकारी नौकरी पाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। आज के हमारे इस वीडियो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ICDS कहते हैं शॉर्ट में, और हिंदी में कहा जाता है एकीकृत बाल विकास योजना। देखिए, योजना को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या होता है, सबसे सही स्ट्रेटेजी क्या होता है कि आप उस योजना की पृष्ठभूमि को पहले समझिए, है ना, कि हमें इस प्रकार की योजना की आखिर आवश्यकता क्या है। ठीक, आप उस योजना की पृष्ठभूमि को समझेंगे तो थोड़ा योजना को पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। आवश्यकता पहले जान लीजिए, फिर उस योजना के कौन लाभार्थी हैं। ठीक है, इस योजना का लाभ किन्हें हो रहा है, ठीक, किनके लिए ये योजना बनाई गई है, कौन हितग्राही है, समझ गए। तो लाभार्थी कौन है और किस उद्देश्य से इस योजना को बनाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है जो सरकार हासिल करना चाह रही है, और फिर अंतिम में योजना से संबंधित प्रावधान। ठीक है, जितने प्रमुख प्रावधान हैं योजना से संबंधित, है ना, वो हमें यहां पर पढ़ना होता है। तो कोई भी योजना आप पढ़ें, कोई भी गवर्नमेंट की योजना आप पढ़ें, ये चार बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले योजना की पृष्ठभूमि समझिए, नीड, है ना, क्या आवश्यकता है, कौन कौन इसके हितग्राही होंगे, किसे लाभ हो रहा है, उद्देश्य क्या है, और योजना के प्रावधान क्या है। अब हम बात करते हैं एकीकृत बाल विकास योजना की। तो एकीकृत बाल विकास योजना, इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर वर्ष 1975 से हुई। ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 से भारत में एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत हुई, और ये जो शुरुआत है ये 33 विकास खंड से इस योजना को शुरू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत में 33 विकास खंडों को चिन्हांकित किया गया, और फिर इसके बाद फिर इसे पूरे भारत में लागू किया गया, है ना। तो योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 से हुई, और शुरुआत में 33 विकास खंडों से इस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना का संचालन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह संचालित की जा रही योजना है, केंद्र सरकार की यह योजना है। लेकिन इस योजना का जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन, ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन जो है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना जरूर बनाई गई है, लेकिन इसका कार्यान्वयन जो है ये राज्य सरकार का, है ना, दायित्व है, ये राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। ठीक, तो इस योजना, एकीकृत बाल विकास योजना, ये एक तरह से केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन कार्यान्वयन करती है कौन, राज्य सरकार। तो इस योजना में जो प्रशासनिक व्यय होने जा रहा है, ठीक है, जो प्रशासनिक खर्च हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सहभागिता है।
75% जो व्यय है ये केंद्र का है और 25% जो व्यय है ये राज्य का है ना। 75% किसका? तो केंद्र का। 25% किसका? तो राज्य का, प्रशासनिक व्यय। लेकिन इसमें जो अनुपूरक पोषण प्रदान किए जाते हैं, अनुपूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स, जो बच्चों को है ना टेक होम राशन दिया जा रहा है या आंगनवाड़ियों में जो उन्हें गर्म पके हुए खाना भोजन प्रदान किया जा रहा है, तो ये अनुपूरक पोषण का जो खर्चा है ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों बराबर वहन करती है, 50:50 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रशासनिक व्यय 75:25 और अनुपूरक पोषण के मामले में 50:50। ठीक है, दोनों केंद्र और राज्य सरकार बराबर इस खर्च का वहन करती है। वहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ये 90:10 है। ठीक है, प्रशासनिक व्यय भी और अनुपूरक पोषण भी 90:10, 90% भाग जो व्यय का है ये केंद्र करेगी और 10% कौन करेगा? राज्य। लेकिन कौन से राज्य? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं। अब इस योजना की हमें आवश्यकता क्या है? ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक है, क्यों इसे हम एकीकृत बाल विकास योजना कह रहे हैं? ठीक, यहां पर लाभार्थी कौन है, क्या इसके उद्देश्य हैं, इस पर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझिए, क्यों इस प्रकार की योजना की हमें आवश्यकता है। तो एक डाटा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इस डाटा से इस प्रकार की योजना का महत्व आपको समझ में आएगा। 2011 के सेंसस का डाटा है। भारत में 15.87 करोड़ बच्चे 0 से 6 आयु वर्ग के हैं। कितना? 15.87 करोड़। दुनिया का हर 5वां बच्चा भारत में निवास करता है। 0 से 6 आयु वर्ग में भारत में, है ना, भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। चाइल्ड बर्थ की बात करें तो 2.5 करोड़ वार्षिक, और चाइल्ड सर्वाइवल की बात करें तो 1.75 करोड़ वार्षिक। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जो तीसरे क्रम का कराया गया था, इसमें लो बर्थ वेट वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो कुल 22%। लो बर्थ वेट किसे कहा जाता है? जब जन्म के समय बच्चे का वजन 5 पाउंड से कम हो। कितना? 5 पाउंड से कम हो तो उसको, है ना, उस बच्चे को लो बर्थ वेट की कैटेगरी में रखा जाता है। और दुर्भाग्यवश, है ना, ये 22% है, 22%। फिर केवल 44% नवजात पूर्ण प्रतिरक्षित है, केवल 44%। 0 से 5 वर्ष के 22.5% बच्चे अंडरवेट हैं। 22.5% बच्चे, है ना, अंडरवेट है। मतलब समझ लीजिए कि देश के लगभग 1/4 बच्चे अंडरवेट हैं। समझ रहे हैं? तो हमें एक ऐसी मजबूत योजना चाहिए, एक ऐसी योजना चाहिए जो बच्चों का समग्र विकास करे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और साथ ही साथ सामाजिक विकास का भी नींव प्रदान करे। तो इसलिए जो अलग अलग योजनाएं, अलग अलग जो एजेंसियां बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम संचालित कर रही है, उसी को समेकित रूप में एक साथ सभी विभागों के बीच में समन्वय करते हुए लागू की गई योजना है क्या? है ना, एकीकृत बाल विकास योजना। ठीक, जब देश के 1/4 करीब बच्चे क्या हो? अंडरवेट। अब अंडरवेट से अंडरटेकर बनाना है। क्या बनाना है? अंडरवेट से अंडरटेकर। कैसे बनेगा? तो अंडरवेट से अंडरटेकर तो तब बनेंगे बच्चे जब उनके पोषण को सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, जब उनके स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, और जब उनका समय के साथ
नियमित क्या किया जाएगा, टीकाकरण। ठीक है, तो पोषण जरूरी है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है, टीकाकरण जरूरी है। तो केवल बच्चों का क्यों, है ना, केवल बच्चों का ही क्यों, गर्भवती महिलाओं को भी शामिल कीजिए, स्तनपान कराने वाली माताओं को भी शामिल कीजिए। समझ गए? तो ये इंटीग्रेटेड नाम ही इसलिए है, समेकित, है ना, समग्र रूप से बच्चों की मन स्थिति, मानसिक स्थिति को, शारीरिक सुदृढ़ता को, है ना, उनके सामाजिक विकास की, है ना, नींव रखने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। तो केवल बच्चे ही नहीं बल्कि गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली माताएं भी, है ना, पोषण, स्वास्थ्य और टीकाकरण के माध्यम को सुनिश्चित कर एक बच्चों में जो कुपोषण है ना, जो बच्चों में मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या हम देख रहे हैं, उस समस्या का हम अंत कर सकते हैं और एक भारत का बेहतर भविष्य हम रख सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे ही स्वस्थ होंगे, जब बच्चे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, तभी हम बेहतर भविष्य का आकलन कर सकते हैं, बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ICDS की ये जो योजना है ये लागू की गई थी, है ना। इस उद्देश्य से यह जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित होती है। ठीक है, अब इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, ICDS योजना के उद्देश्य क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं, इनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। फिर बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास की नींव रखना। शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, इलनेस, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना। और अंत में माता में पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जागरूकता। ठीक है, क्या, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ाकर उनके देखभाल करने की जो क्षमता है, उस क्षमता को बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से ICDS की यह योजना तैयार की गई है। आपको इस प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है कि निम्न में से क्या ICDS की एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या किस उद्देश्य से ICDS को लागू किया गया है, और इस प्रकार के आपको स्टेटमेंट्स देकर वहां पर प्रश्न किया जा सकता है कि कौन सा, है ना, उद्देश्य है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार बता दूं कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं, है ना, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। एक, उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना। एक, शिशु मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना। विभिन्न विभागों की नीतियां और कार्यान्वयन में प्रभावी समन्वय, कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा की जागरूकता, किसमें जागरूकता, माताओं में, है ना, माताओं में, ताकि वो बच्चों का बेहतर देखभाल कर सके। तो इन उद्देश्यों से, इन उद्देश्य को लेकर ICDS की यह योजना लागू की गई है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, है ना। अब इसके लाभार्थी कौन है, तो इस योजना के लाभार्थी कौन है, 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चे। ठीक है, गर्भवती माताएं, ठीक, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करने वाली माताएं, फिर किशोर लड़कियां 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले किशोर लड़कियां। ठीक, अब इतनी बड़ी योजना इतने बड़े देश में, ठीक है, लागू करना है तो एक बहुत ही सटीक, व्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र चाहिए। तो कैसे इस योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाए, ये प्रशासनिक व्यवस्था कैसे बनाई गई है ICDS योजना के लिए, तो देखिएगा, ये जो संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है, ये 5 स्तर पे बनाई गई है, 5 स्तर पे। ठीक है, सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, और फिर अंतिम में क्या, अंतिम में ग्रामीण स्तर पर, ग्राम के स्तर पर।
ठीक है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की बात करें, नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर एक नेशनल मिशन स्टीयरिंग ग्रुप बनाया गया। ठीक है, नेशनल मिशन स्टीयरिंग ग्रुप है ना, जो केंद्र की इस योजना का राज्य में बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे, केंद्र और राज्य के बीच बढ़िया तालमेल और समन्वय स्थापित करे। तो इस नेशनल मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री। ठीक, दूसरी ओर जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसे एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी कहा जाता है। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई है एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी, ईपीसी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय सचिव। ठीक है, केंद्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के। ठीक है, तो जो सचिव होंगे महिला, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के, वो इसके अध्यक्ष होते हैं एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी के। फिर एक नेशनल मिशन डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है, नेशनल मिशन डायरेक्टर की। ठीक है, और ये कौन होते हैं? तो ये जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होते हैं। ध्यान रखिएगा, आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन के लिए, है ना, इंप्लीमेंटेशन के लिए नेशनल मिशन डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है और ये एक जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी होते हैं। ठीक, अब राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर में एक है स्टेट मिशन स्टीयरिंग ग्रुप। क्या? स्टेट मिशन स्टीयरिंग ग्रुप। यहां है नेशनल मिशन स्टीयरिंग ग्रुप, यहां है स्टेट मिशन स्टीयरिंग ग्रुप। ठीक, अब यहां हमने देखा कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो अध्यक्ष होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो राज्य स्तर पर, है ना, मिशन स्टीयरिंग ग्रुप बनाया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य के जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वो इसके क्या होंगे? उपाध्यक्ष होंगे। एक फिर जैसे यहां प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर भी वही है। ठीक है, इसे नाम दिया जाता है स्टेट एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी। क्या नाम दिया जाता है? स्टेट एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, जो राज्य के मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, वो इसके अध्यक्ष होंगे। और उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष होंगे सचिव, है ना, किस विभाग के? तो महिला एवं बाल विकास। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो महिला एवं बाल विकास। अब इसी प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न कर देगा आपसे कि बताइए एम्पावर्ड प्रोग्राम कमेटी के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? ऑप्शन ए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, ऑप्शन बी, है ना, केंद्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, या ऑप्शन डी मुख्य सचिव। अब यहीं से आपको प्रश्न बन गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, ठीक है, यह प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है। फिर जब हम बात करते हैं जिला स्तर की, तो जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस मिशन कमेटी गठित की गई है। डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस मिशन कमेटी जिला स्तर है। अब जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, जिला स्तर पर इसके अध्यक्ष होंगे कौन? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट मिशन डायरेक्टर की नियुक्ति की जाएगी, है ना, जिसे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर कहा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। फिर इस आईसीडीएस मिशन कमेटी में, जो जिला स्तरीय आईसीडीएस मिशन कमेटी है, इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? तो ध्यान रखिएगा, सदस्य कौन होंगे? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसदीय क्षेत्र के, है ना, मेंबर हैं, ठीक, जो उस क्षेत्र के विधायक हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था है राज्य में, तो वे सदस्य भी मेंबर बन जाएंगे आईसीडीएस के। ठीक है, फिर पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के स्थायी समितियों के अध्यक्ष। समझ रहे हैं? इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि बताइए डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस मिशन कमेटी के निम्न में से कौन सदस्य होते हैं?
तो डिस्ट्रिक्ट आईसीडीएस मिशन कमेटी के सदस्य में याद रखना एमपी, एमएलए, एमएलसी, पंचायत समिति के अध्यक्ष और जिला परिषद के स्थायी समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो गया जिला स्तर पर। फिर अगला है ब्लॉक स्तर। तो ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक आईसीडीएस मिशन कमेटी, क्या? ब्लॉक आईसीडीएस मिशन कमेटी, जिसके अध्यक्ष एसडीएम होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, कौन होते हैं? एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उपाध्यक्ष या तो बीडीओ होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या तो फिर पंचायत समिति के अध्यक्ष होंगे। समझ रहे हैं? ये राज्य सरकार को तय करना है कि उपाध्यक्ष किसे नियुक्त करे, बीडीओ को या फिर पंचायत समिति के अध्यक्ष को। ठीक है, फिर इस ब्लॉक मिशन कमेटी में एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का नियुक्ति किया जाता है। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कौन सा स्तर? ब्लॉक स्तर। ठीक है, लेकिन वहीं पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जिला स्तर पर। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ब्लॉक स्तर पर। ठीक, फिर इस मिशन कमेटी के सदस्य कौन होंगे? तो एमपी, एमएलए, एमएलसी। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर इसके अलावा ब्लॉक लेवल के ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर। ठीक है, ये सदस्य होते हैं इस ब्लॉक आईसीडीएस मिशन कमेटी के। अब आते हैं जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर गठित किया जाता है क्या? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। क्या? विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे ग्राम के प्रमुख, और ग्राम के प्रमुख कौन है? सरपंच। ठीक है, तो विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे? तो ध्यान रखना, सरपंच होंगे। अब इसके सदस्य कौन कौन होंगे? तो आशा या एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनबाड़ी वर्कर्स। ठीक है, फिर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स, है ना, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, ग्राम में निवास करने वाली, तो कितने? 2 ऐसे। ठीक है, फिर कम्युनिटी मेंबर्स, और कम्युनिटी मेंबर में कौन? तो जो विज्ञान के, है ना, टीचर हैं, या फिर जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, है ना, या फिर जो वहां पर माता पिता हैं, अर्थात जो बच्चा वहां आंगनबाड़ी का लाभ ले रहा है उनके माता पिता, और ग्राम सचिव। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन और न्यूट्रिशन कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? सरपंच, है ना। अध्यक्ष कौन होते हैं? सरपंच। और सदस्य कौन होते हैं? तो आशा मेंबर्स, है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताएं, 2 ऐसे मेंबर्स। ठीक है, विज्ञान का कोई टीचर या फिर रिटायर्ड ऑफिसर, पेरेंट्स हो सकते हैं, और ग्राम सचिव। तो ये वो प्रशासनिक व्यवस्था है जो निर्धारित की गई है राष्ट्रीय स्तर से लेकर जमीनी स्तर तक, ताकि बेहतर तरीके से आईसीडीएस की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके, इंप्लीमेंटेशन किया जा सके। ठीक, अब देखिए ये एक इंटीग्रेटेड योजना है। इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग योजनाओं का इसमें समावेश है, कोई ये एक योजना नहीं है, कई सारी योजना को, है ना, कई सारी योजना को समावेश कर इस योजना को संचालित किया जा रहा है आईसीडीएस, इसलिए इसका नाम ही है क्या? इंटीग्रेटेड, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। कई सारी महिला एवं बाल विकास की जो योजनाएं हैं, जो अलग अलग एजेंसियां संचालित कर रही हैं, उनको एक जगह लाकर एक बेहतर समन्वय स्थापित करके इन योजनाओं का, है ना, कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो इस आईसीडीएस की योजना के अंतर्गत कई सारी योजना आते हैं, जिसमें से प्रमुख है क्या? आंगनबाड़ी सेवा योजना। क्या? आंगनबाड़ी सेवा योजना। अब ये आंगनबाड़ी सेवा योजना, इसके लाभार्थी कौन है? तो लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चे, फिर गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोर लड़कियां 14 से 18 वर्ष की। ठीक है, अब ये जो आंगनबाड़ी सेवा योजना है, ये 6 प्रकार का पैकेज प्रोवाइड करती है, 6 पैकेज। ठीक है,
बाल विकास को ध्यानगत रखते हुए, महिला एवं बाल विकास को ध्यानगत रखते हुए 6 अलग अलग सेवाओं का पैकेज यहां प्रस्तुत किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, क्या? सबसे पहला है अनुपूरक पोषण, है ना, अनुपूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। ठीक, तो अनुपूरक पोषण में जो 3 माह से कम के, है ना, जो बच्चे हैं, ठीक, 3 माह से कम के बच्चे का नियमित, ठीक है, नियमित मां का दूध उन्हें मिले, ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक, फिर जो बड़े बच्चे हैं, है ना, उन्हें टेक होम राशन, ठीक है, टेक होम राशन दिया जाता है। साथ ही साथ 6 वर्ष के बच्चों तक, ठीक है, कितने? 3 वर्ष से 6 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों तक उन्हें पका हुआ गर्म भोजन प्रदान किया जाता है, ताकि उनके न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को, उनके पोषण के स्तर को बनाया जा सके, बेहतर किया जा सके। फिर प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, तो बच्चों का जो सामाजिक विकास है ये कहां होता है? स्कूलों में, कॉलेजों में। तो सामाजिक विकास की नींव कहां डाली जा रही है? नींव कहां डाली जा रही है? आंगनबाड़ी में, है ना। तो प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, जहां पर बच्चे हंसते खेलते वातावरण में, है ना, बेसिक चीजों को सीखते हैं, अक्षर ज्ञान सीखते हैं। ठीक है, तो प्री स्कूल अनौपचारिक शिक्षा इसमें शामिल किया गया है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तो ध्यान रखिएगा 45 वर्ष की महिलाओं तक, ठीक है, 45 वर्ष की महिलाओं तक पोषण, न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो साझा की जाती हैं। जागरूकता अभियान चलाया जाता है, ताकि माताएं जागरूक हो, महिलाएं जागरूक हो अपने स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए? बच्चों के और परिवार के लिए। समझ गए? फिर प्रतिरक्षा या इम्यूनाइजेशन, कई प्रकार के टीकाकरण यहां लगाए जाते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस बी का लगाया जा रहा है, टिटनेस का लगाया जा रहा है ना। तो कई प्रकार के इम्यूनाइजेशन दोनों के लिए, किसके? बच्चों के लिए भी, ठीक, और गर्भवती माताओं के लिए भी, ठीक है, टीकाकरण। फिर नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य जांच की जाती है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है ना, हर एक बच्चों का उनके पास रिपोर्ट होता है। तो नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था। और अंतिम है रेफरल सेवाएं, रेफरल सर्विस। जब हम रिपोर्ट बना रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि कोई बच्चा, है ना, कोई बच्चा यदि कमजोर होता चला जा रहा है, उसका शारीरिक या मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो तुरंत उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको रेफर किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो आंगनबाड़ी सेवा योजना है, ये महिलाओं, ठीक है, कौन? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के साथ साथ 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के हित के लिए इसे बनाया गया है। साथ ही साथ किशोर लड़कियां, कितने? 14 से 18 वर्ष की। ठीक है, फिर इसके बाद एक और योजना है ICDS के ही तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2017 से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाभार्थी कौन है? तो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं। एक उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई, क्या? कामकाजी महिलाओं के मजदूरी के नुकसान की भरपाई और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। समझ रहे हैं? जो कामकाजी महिलाएं होती हैं, ठीक, उनको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, काम भी करना है बाहर जाके। अब ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में वो अपने नवजात को, ठीक, घर में छोड़कर बाहर काम करने नहीं जा सकती। और अगर बाहर काम करने जा रही है नवजात को लेकर, तो ना तो मां को आराम है और ना ही किसे आराम मिलेगा, बच्चे को। तो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू किया गया, लागू किया गया 2017 से। ठीक है, अब लाभ क्या मिलेगा इनको? तो इनके खातों में, इनके बैंक खातों में या पोस्ट ऑफिस के यदि खाते हैं, तो उसमें प्रत्यक्ष हस्तांतरण विधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से नगद धनराशि इनके खातों में भेजी जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। और ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो धनराशि है 3 किस्तों में भेजी जा रही है। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। तो पहला किस्त कितने का है? 1000 रुपए
पहला किस्त कितना, 1000। जब गर्भावस्था का, है ना, गर्भावस्था का जब पंजीकरण कराया जाता है ना, किसी महिला के द्वारा गर्भावस्था का पंजीकरण कराया जाता है, तो पहले ही किस्त उनके खातों में आती है ना, 1000 रुपए की। दूसरा किस्त है 2000 रुपए का, दूसरा किस्त है 2000 का। यदि लाभार्थी, ध्यान रखिएगा, 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराए, समझ गए, तो जो रजिस्टर्ड महिला है 6 महीनों की गर्भावस्था के दौरान एक बार, है ना, कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच करा लेते हैं, तब उनको दूसरी किस्त जारी की जाती है 2000 रुपए की। और तीसरा किस्त फिर दिया जाता है 2000 का, है ना, बच्चे का जन्म पंजीकृत जब हो जाता है और जो बच्चे के प्राथमिक जो टीके हैं, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, है ना, ये जो पहले टीकों का, प्राथमिक टीकों का जो पहला स्टेज है, ये जब लग जाता है तो उनको 2000 की तीसरी किस्त दी जाती है। और ध्यान रखिएगा कि जननी सुरक्षा योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत 1000 की धनराशि अलग, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 5000 की धनराशि 3 किस्तों में, और जननी सुरक्षा योजना जब बच्चे का जन्म होता है तो 1000 की धनराशि अलग दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 6000 रुपए गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसे कहते हैं हम। फिर इसके बाद एक योजना है इसी आईसीडीएस में, राष्ट्रीय क्रेच या शिशु गृह योजना। अब ये शिशु गृह योजना क्या है, तो कामकाजी महिलाओं के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 माह से 5 वर्ष के आयु वाले, ध्यान रखिएगा, है ना, राष्ट्रीय क्रेच योजना एक किन बच्चों के लिए है, तो 6 माह से 5 वर्ष की आयु वाले को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है, ये जो शिशु गृह है 1 महीने में 26 दिन और प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुले रहते हैं। क्या 1 महीने में कितना दिन खुला रहेगा, 26 दिन, और प्रतिदिन कितना घंटा, तो 7.5 घंटा। फिर इसमें बच्चों को पूरक पोषण, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्रारंभिक चाइल्ड केयर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सोने और आराम करने की व्यवस्था होती है। ठीक है, अब इसमें लाभार्थी कौन है, इस योजना के लाभार्थी कौन है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे माता पिता जिनकी मासिक आय 1800 रुपए से क्या है, कम। ठीक है, ऐसे माता पिता जिनकी मासिक आय 1800 रुपए से कम है। ठीक है, जहां कृषि श्रमिकों के जो बच्चे हैं, कृषि श्रमिकों के, ठीक, एससी एसटी वर्ग के बच्चे हैं, या फिर सांप्रदायिक दंगों के शिकार परिवारों के बच्चे हैं, उनको इस राष्ट्रीय क्रेच या शिशु गृह योजना का लाभ मिलता है। ठीक है, फिर शिशु गृह योजना के बाद एक और महत्वपूर्ण योजना आईसीडीएस की है जो बच्चों के पोषण से संबंधित है। ठीक है, न्यूट्रिशन पर केंद्रित है। इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पोषण अभियान। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है किशोर लड़कियां, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके कुपोषण, ठीक है, अल्प पोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ बच्चे, है ना, बच्चे के जन्म के समय, है ना, उसके वजन को, बेहतर वजन को भी सुनिश्चित करें। समझ रहे हैं, तो टारगेट किया जा रहा है, किसको टारगेट किया जा रहा है, किशोरी लड़कियों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली माताओं को, ताकि बच्चे का जो न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड है वो बना रहे, बच्चा रोग मुक्त रहे। समझ रहे हैं, तो कुपोषण, अल्प पोषण, एनीमिया, इनके रोकथाम के लिए, है ना, इनके रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें लक्ष्य तय किया गया है कि हमको किस लक्ष्य तक पहुंचना है और प्रतिवर्ष हमें क्या लक्ष्य हमको है और हमको किस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस राष्ट्रीय पोषण अभियान में कुल 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, पहला 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो स्टंटिंग का अर्थ है बौनापन, जहां पर बच्चों का शारीरिक विकास
नहीं होता है या सामान्य बच्चों की तरह उनके शारीरिक विकास में कोई कमी रह जाती है। ठीक है, तो स्टंटिंग के जो केसेस हैं, बौनेपन का जो केसेस हैं, इसको हमको कम करना है। ठीक है, 6% की कमी करनी है प्रतिवर्ष, इसमें है ना 2% की कमी करेंगे। फिर अंडरवेट के जो केसेस हैं, है ना 0 से 6 वर्ष अंडरवेट, ठीक 5 पाउंड से कम है बच्चे का वजन, तो ऐसे केसेस में 6% की कमी करनी है और प्रतिवर्ष हमको 2% इसमें कमी लाना है। ठीक है, लो बर्थ वेट, इसमें 6% प्रतिवर्ष कितना 2%। एनीमिया, है ना 6 माह से 5 वर्ष, 6 माह से 5 वर्ष के बच्चे एनीमिया, तो एनीमिया के केसेस में कितना प्रतिशत कमी करना है 9%। प्रतिवर्ष कितना करना है 3%। ठीक है, और किशोरी एवं महिलाओं के लिए भी, ठीक है 9% की कमी करना है और प्रतिवर्ष किस दर से 3% की दर से। समझ गए? तो इस योजना को कहते हैं राष्ट्रीय पोषण अभियान, है ना, राष्ट्रीय पोषण अभियान, जो महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर करते हुए, उनके टीकाकरण को सुनिश्चित करते हुए, उनके जो बीमारियां हैं, उनकी जो कमियां हैं, उन्हें दूर करने का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, राष्ट्रीय पोषण अभियान, है ना, जो आईसीडीएस के तहत संचालित किया जा रहा है। फिर अंतिम में एक किशोरी शक्ति योजना है। किशोरी शक्ति योजना ये भी आईसीडीएस के तहत संचालित की जा रही है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 11 से 18 आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, ठीक है, पोषण, न्यूट्रिशन, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनके सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना। केवल पोषण को सुनिश्चित नहीं करना है ना, केवल न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को ही मेंटेन नहीं करना है, उनके सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्हें उनके कौशल विकास पर भी हमें ध्यान देना है। समझ रहे हैं? तो किशोरी शक्ति योजना कहा जाता है इसे। ठीक है, इस योजना में पोषक और गैर पोषक तत्वों को शामिल किया गया है। पोषक तत्व भी हैं, गैर पोषक तत्व भी हैं, है ना। पोषक तत्व जैसे लौह और फॉलिक एसिड पूरकता, जो लड़कियों में, है ना, आयरन और फॉलिक एसिड की कमी होती है, उसे दूर करना, नियमित स्वास्थ्य जांच करना, रेफरल सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, और परिवार कल्याण के बारे में शिक्षा। ठीक है, परिवार कल्याण के बारे में शिक्षा प्रदान करना, किसको प्रदान करना? युवतियों को प्रदान करना। ठीक है, फिर सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी, ठीक है, एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण। भाई उनकी आर्थिक स्थिति को भी तो ध्यान रखना है कि आगे चलकर वे आत्मनिर्भर बने, अपने पैर पर खुद खड़े हों। तो जो सार्वजनिक योजनाएं उनके हित के लिए चल रही है, उनकी आप जानकारी प्रदान करिए। ठीक है, और जो व्यावसायिक प्रशिक्षण जिसमें वह दक्ष हो सके, उस व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से वह आत्मनिर्भर बन सके, ऐसा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कीजिए। ठीक है, तो ये योजना कहलाती है क्या? किशोरी शक्ति योजना। तो ये सभी योजनाएं आईसीडीएस के तहत मिशन मोड पर संचालित की जा रही है, मिशन मोड पर। समझ गए? तो ये सभी योजनाओं को समग्र रूप से आईसीडीएस के तहत संचालन किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना। चलिए, अब आज जो हमारा डिस्कशन था वो मुख्य रूप से आईसीडीएस पर ही था। इसके अतिरिक्त अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, महिला एवं बाल विकास सुपरवाइजर का, पर्यवेक्षक का जो ये पद निकला है, तो 10 जुलाई से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं राजपुर ट्यूटोरियल में। ये ऑनलाइन बैच है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में चल रहा है। ऑनलाइन बैच है, अगर आप किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ सक रहे हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सक रहे हैं, अगर आप कहीं कामकाजी महिलाएं हैं, कोई आपकी, है ना, कोई आपका घर को लेकर या बाहर को लेकर कोई आप काम कर रहे हैं, ड्यूटी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसे लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अटेंड कर सकते हैं। 10 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। 3 सब्जेक्ट्स अभी कंटिन्यूस में लग रहे हैं,
तो अगर आपने अभी तक रेला का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये हमारा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संबंधित जो दिए गए नंबर्स हैं उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।